हेलो फ्रेंड, रज़ा आईएसपीसी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है यानी कि सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान। रेलवे एसपीडी वाला जो आता है वन लाइनर क्वेश्चंस, उसको आज हम फुल मैराथन वीडियो में इसको कवर करेंगे। जो भी आगामी बिहार पुलिस, बिहार सिपाही, होम गार्ड का तैयारी करने वाले बच्चे हैं या बिहार दरोगा मेंस के लिए और पीसीएस लेवल में थोड़ा बहुत यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस है कि आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और होम गार्ड से लिए है। तो जो भी बच्चा आगामी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस ये वीडियो रहेगा। तो आज हम आप लोगों के बीच ये सारा पीडीएफ हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस कवर कराऊंगे और इसको वीडियो से कहीं एक भी क्वेश्चन साइंस में, भौतिक साइंस से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग इसको बढ़िया से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, 1.5 की स्पीड में करके कि जिसको दिक्कत होगा वो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा स्पीड के साथ फास्ट रिवीजन चलेगा। तो चलिए आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है मात्रक एवं इकाई, यानी कि मात्रक और इकाई को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भौतिक विज्ञान, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक विज्ञान का पिता किससे कहते हैं? तो आइंस्टीन, याद रखिएगा। यानी कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो आइंस्टीन को कहते हैं। और E बराबर mc² किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने ही दिया था, याद रखिएगा। E बराबर mc² किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने ही दिया था। किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने ही दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस से। किससे हुई है? फ्यूसिस से, याद रखिएगा। किससे हुई है? तो फ्यूसिस से हुई है। यानी कि भौतिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह फ्यूसिस से हुई है। और ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। यानी कि ग्रीक शब्द जो है फ्यूसिस शब्द कहाँ की है? तो ग्रीक शब्द है। इसका माने यानी कि अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति क्या होता है? यानी कि SI, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, याद रखिएगा। SI पद्धति स्वीकारा गया था कब? तो 1967 में, याद रखिएगा। SI पद्धति को कब स्वीकारा गया था? तो 1967 में इसको क्या कहता है? स्वीकारा गया था, याद रखिएगा। SI पद्धति एक मात्रक होता है। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता होगा, 7 होती है, याद रखिएगा। 7 द्रव्यमान, लंबाई, ये सब होता है, याद रखिएगा। SI पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है, स्टेरेडियम और एक और होता है ना, उसको याद रखिए। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो सबको पता होगा, दूरी का। 1 प्रकाश वर्ष वाला कितना होता है? 3 × 10⁴ 46 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं? पार्सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सेक कहते हैं। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 × 262 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या होता है? नॉटिकल मील में समुद्री दूरी को मापा जाता है, याद रखिएगा। समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मील 1 नॉटिकल मील इक्वल टू कितना होता है? 1.852 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है तो क्यूसेक में मापा जाता है। 1 क्यूसेक बराबर को पूछे कितना होता है? तो बोलेगा 28.317 लीटर होता है। 28.317 लीटर होता है। अगला पॉइंट है समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। घन कोण का कहेगा मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेखीय वेग का मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। रेखीय वेग का मात्रक कितना होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। 2 वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है किसमें? तो सेक्सटेंट में, याद रखिएगा। सेक्सटेंट से मापा जाता है। 2 वस्तुओं के जो बीच की दूरी होती है, दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को किस में मापा जाता है? याद रखिएगा, तो सेक्सटेंट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है, याद रखिएगा। किस में? डॉप्सन में मापी जाती है।
प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी होता है। 0.001 मिमी होता है। 0.001 मिमी बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है। याद रखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। याद रखिएगा फर्मी मीटर है किसका? लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मी मीटर कहते हैं। फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? फर्मी मीटर कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन का। किसका होता है? ल्यूमेन का। याद रखिएगा सभी बच्चों कि ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है? तो बोलिएगा ल्यूमेन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता किसका मात्रक होता है? तो कैंडेला का। कैंडिला का होता है। याद रखिएगा ज्योति तीव्रता किसका मात्रक होता है? कैंडिला का होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻12 ग्राम। याद रखिएगा कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर कितना? 10⁻12 ग्राम होता है। ये फास्ट रिवीजन के लिए है ये वीडियो, ठीक है। 1 फेम्टो बराबर कितना होता है? 10⁻−15 मीटर होता है। 10⁻−15 मीटर होता है। 1 बैरल बराबर होता है वो 159 लीटर। 159 लीटर 159 लीटर होता है 1 बैरल बराबर। अगला क्वेश्चन है कि 1 गैलन बराबर कितना होता है? तो 3.785 लीटर होता है। 3.785 लीटर होता है 1 गैलन बराबर। याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? अगला पॉइंट है 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। कितना होता है? 200 मिलीग्राम होता है। 1 कैरेट हीरा बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम होता है। एक पैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। 1 पैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। चलिए अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण मापन और उपकरण। महत्वपूर्ण मापन और उपकरण एक लेसन में, पहला लेसन मेरा खत्म हो गया मात्रक एवं निवाय। अब दूसरा लेसन में आ गया महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण। चलिए किस किस का मापन कौन है? तो याद रखिएगा गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर में। यानी कि कोई पूछे गैसों का दाब किस में मापा जाता है? तो बोलिएगा मैनोमीटर में मापा जाता है। द्रव की श्यानता मापा जाता है विस्कोमीटर में। विस्कोमीटर में द्रव की श्यानता किस में मापा जाता है? तो विस्कोमीटर में मापा जाता है। फिर बोलेगा द्रवों के प्रवाह की गति किस में मापी जाती है? तो वेंचुरीमीटर में। वेंचुरीमीटर से द्रवों की प्रवाह की गति मापी जाती है वेंचुरीमीटर में। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है तो नेफोस्कोप से। याद रखिएगा नेफोस्कोप। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है तो नेफोस्कोप से। किससे? नेफोस्कोप। वाहन की चाल मापा जाता है टैकोमीटर से। यानी कि वाहन की चाल मापा जाता है किससे? तो टैकोमीटर से। किससे? टैकोमीटर से। वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। याद रखिएगा वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र कौन है? ओडोमीटर है। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। याद रखिएगा रक्त यानी कि बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। समुद्र में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। किसका? तो सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। याद रखिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा? सोनार का प्रयोग किया जाता है किस लिए? नौ चालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सागर की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर से। किससे? तो फायदोमीटर से। यानी कि सागर की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर से। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। किससे? अल्टीमीटर से। यानी कि समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई किस में मापी जाती है? अल्टीमीटर से मापी जाती है। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पाइरीहीलियोमीटर या पायरेनोमीटर से। पायरहिलियोमीटर या पायरेनोमीटर से मापा जाता है। अगला पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। याद रखिएगा पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र कौन है? ऑडियोमीटर। याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र कौन है? ऑडियोमीटर है। भूकंपीय तीव्रता मापी यंत्र कौन सा है? तो रिएक्टर पैमाने पर। याद रखिएगा भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर। किस पर? रिएक्टर पैमाने पर।
भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र कौन होता है? तो सिस्मोग्राफ। क्यों होता है? सिस्मोग्राफ। यानी कि याद रखिएगा, भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र कौन होता है? सिस्मोग्राफ। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र क्या है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ याद रखिएगा, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ है। अगला पॉइंट है, हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एनीमोमीटर का। किसका? एनीमोमीटर का। याद रखिएगा, हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? तो ब्यूटीरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ यानी कि जो व्यक्ति कोई झूठ बोलेगा तो उसका पता किससे लगाया जाता है? तो पॉलीग्राफ से पता लगा जाता है। घूमती हुई वस्तु की गति की माप की जाती है तो गायरोस्कोप से। किससे? तो गायरोस्कोप से पता लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। किलोवाट घंटा इकाई किसकी है? ऊर्जा की है। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। आज हमारा दूसरा टॉपिक भी एंड हो गया। अब लोग तीसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक मेरा सदिश एवं अदिश राशियाँ है। अब हम राशि को पढ़ेंगे, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को पढ़ते हैं। जैसे पहला, वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, क्या करता है? तो वह स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा तो कौन राशि कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। और दोनों होगा तो सदिश राशि कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। यानी कि प्रमुख अदिश राशियाँ है। कौन कौन प्रमुख अदिश राशियाँ? याद रखिएगा सब, एक बार अच्छे से कहना है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सारा का सारा कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। एक बार और पढ़िए, द्रव्यमान, चाल, आयतन, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व की दूरी, ये सारा का सारा क्या है? अदिश राशियाँ है। अदिश राशियाँ है, याद रखिएगा। एक अगला, वैसी भौतिक राशियाँ। अगला पॉइंट है, अवैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं, क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का एग्जाम्पल सब याद रखिएगा। वेग यानी कि वेलोसिटी, आवेग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, संवेग और भार, ये सब का सब क्या है? सदिश राशि है। वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार, ये सब क्या? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अदिश राशि का एग्जाम्पल द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सब क्या है? सारा का सारा अदिश राशि। सदिश राशि का एग्जाम्पल वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो आज मेरा सदिश अदिश का चैप्टर खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर चैप्टर है चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। चारों को पढ़ेंगे, चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। पहला पॉइंट है, एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि विस्थापन कहेंगे। यानी कि एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो सभी को पता हो गया विस्थापन किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। याद रखिएगा, चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगला पॉइंट है वस्तु। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट वस्तु, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो वेग कहलाता है। चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड। चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग तथा चाल की विमा होती है। वेग तथा चाल की विमा होती है कितना होती है? चाल तथा वेग की विमा याद रखना है कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में अगला क्वेश्चन, वेग तथा चाल की विमा क्या होती है? LT इनवर्स होता है। LT इनवर्स होता है। क्या होता है? कितना होता है? LT इनवर्स। याद रखिएगा, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोणीय वेग कहलाएगा। कोणीय वेग का मात्रक कितना होता है? क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। रेडियन पर सेकेंड होता है। रेडियन पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? MLT इनवर्स 1। MLT इनवर्स 1 होता है। अगला, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण
कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की बीमा होती है LT/2। LT/2 ऋणात्मक त्वरण कहलाता है, मंदन कहलाता है। मंदन कहलाता है, क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। तो आज हमारा ये भी टॉपिक एंड हो गया, जो टॉपिक चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 5वां नंबर टॉपिक है बल, आवेग एवं बल आघूर्णन को देखते हैं। बल, आवेग एवं बल आघूर्णन को देखते हैं। चलिए इसमें पहला पॉइंट, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्य कर रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक क्या था? न्यूटन पर सेकेंड होता है। न्यूटन पर सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या था? न्यूटन पर सेकेंड होता है। बल एक प्रकार का क्या है? दबाव या खिंचाव है। बल एक प्रकार का क्या है? दबाव या खिंचाव है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डायन होता है। बल की बीमा होती है MLT/2 होता है। MLT/2 होता है। बल गुणनफल है किसका? मात्रा और त्वरण का। मात्रा और त्वरण का बल गुणनफल है किसका? मात्रा और त्वरण का है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। याद रखिएगा, वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन कौन है? तो पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति है। यानी कि अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है? तो केंद्र की ओर होती है। कैसे होगी? तो केंद्र की ओर। याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होती है? तो केंद्र की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। यानी कि वृत्त मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्कस में मौत का कुआं कहाँ का खेल उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का है। किसका है? तो अपकेंद्रीय बल का है। यानी कि याद रखिएगा, सर्कस में मौत का कुआं का खेल उत्पादन क्या है? तो अपकेंद्रीय बल है। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया क्या कहलाता है? तो बल आघूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? बल आघूर्णन कहलाता है। बल आघूर्णन क्या है? एक सदिश राशि है। बल आघूर्णन क्या? एक सदिश राशि है। बल आघूर्णन का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। बल का आघूर्णन की बीमा होती है MLT/2। ML का पावर 2 T/2 होता है। अगला, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क होगा। चलिए ये भी टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक 6 नंबर, सरल मशीन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरल मशीन। सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। याद रखिएगा, सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल का लगाकर कोई कार्य किया जाता है। सरल मशीन कार्य करती है किस पर? तो सरल मशीन बल आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक, घिरनी, उत्तोलक और घिरनी है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की ये मशीन है। अगला, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तो स्टेपलर है, चिमटा है, मनुष्य का हाथ है, किसान का हल है और बेलचा है। ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। याद रखिएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा ये सब क्या? तृतीय श्रेणी का है। द्वितीय श्रेणी का कौन कौन होगा? सरौता हो गया, ओपनर हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, ये सब द्वितीय श्रेणी का। और प्रथम श्रेणी का है कैंची, याद रखिएगा, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी का है। चलिए अगला पॉइंट है, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। उत्तोलक का क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ कहते हैं। चलिए अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है 7, प्रक्षेप गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोणीय बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है
तो पिंड का यह गति क्या कहलाता है? तो प्रक्षेप गति कहलाता है। याद रखिएगा, जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से, किस गति से? क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति क्या कहलाता है? तो प्रक्षेप गति कहलाता है। प्रक्षेप गति कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति के उदाहरण कौन कौन है? तो धनुष से, प्रक्षेप गति के उदाहरण है मनुष्य के धनुष से छूटा बाण, तोप से छूटा गोला, ये सब है। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप का पथ होता है परवलयकार। कैसा होता है? परवलयकार होता है। याद रखिएगा, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो परवलयकार होता है। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री कोण से। कितना डिग्री कोण से? 45 डिग्री कोण से। याद रखिएगा, प्रक्षेप गति की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा तब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि घर्षण एवं घर्षण बल वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अगला नंबर पॉइंट यही है। इसका पॉइंट हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है? मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्नेहक यानी कि ग्रेफाइट का। किसका? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सरकती वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। किसी लुढ़की हुई वस्तु और तत्व के बीच लगने वाले घर्षण बल क्या कहलाता है? तो लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। क्या कहता है? लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। याद रखिए, उसे क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो कोई पूछे स्थैतिक घर्षण बल किसे कहता है? तो किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है। अगला पॉइंट है किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल का। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा। लोटनिक घर्षण का मान होता है सबसे कम, यानी कि सबसे कम किसका मान होता है? तो लोटनिक घर्षण बल का सबसे कम मान होता है। अगला अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड। किसे? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। किसके घर्षण के कारण? वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। याद रखिए, ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है किसके कारण? तो घर्षण के कारण। किसके कारण है? बगैर घर्षण का ब्लैक बोर्ड पर या कागज पर नहीं लिखा पाएगा। अगला, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। क्या करने के लिए? घर्षण कम करने के लिए वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व। न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व। पहला प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा? न्यूटन साहब ने लिखा। न्यूटन साहब का ही पुस्तक है प्रिंसिपिया। याद रखिएगा। गति के नियमों की प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने ही दिया था। न्यूटन के प्रथम गति का नियम के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या अस्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। याद हो गया। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार क्या है? कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या अस्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरता है विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना क्या कहलाता है? तो गति के बस के अचानक रुकने पर यात्री का ओर आगे की ओर झुकता है गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के गति के कारण। अगला, डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, यानी कि डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है विराम के जड़त्व के कारण। विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान है। वस्तु के जड़त्व का मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान है। बल की परिभाषा प्राप्त होता है प्रथम गति के नियम से।
प्रथम गति के नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। याद रखिएगा, या जब भी क्वेश्चन है बल का व्यंजक प्राप्त होता है किसे? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोक कर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया। क्या है? प्रतिक्रिया। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v = u + at। v बराबर u + at है। v बराबर u + at प्रथम के गति का समीकरण है। प्रथम गति का समीकरण है। v बराबर u + at होता है। गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर ut + ½ at²। ½ at² होता है। ½ at², याद रखिएगा। गति का द्वितीय नियम क्या? s बराबर ut + ½ at² होता है। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति और समय के बीच। वस्तु की स्थिति और समय के वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा संवेग और भार। संवेग एवं भार को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसमें पहला पॉइंट पहला है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो उसे हम संवेग कहते हैं। याद रखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग की विमा होती है MLT इनवर्स 1। MLT इनवर्स 1 होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों की किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। रॉकेट का गति या उड़ान या कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है क्या कहलाता है? तो भार कहलाता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन होता है। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। किस पर? विषुवत रेखा पर कम होता है। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। याद रखिएगा, वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। अब वस्तु का न्यूनतम भार विषुवत रेखा पर। अब वस्तु का शून्य होता है केंद्र पर, जीरो शून्य भार होगा। और वस्तु का भार सर्वाधिक होगा ध्रुव पर और सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर। याद रखिएगा, 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन होता है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। यानी कि 1/6 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर 60 kg किसी वस्तु का वजन है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। कितना? मात्र 10 kg का हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा 10 kg। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? मात्र 100 न्यूटन हो जाएगा। यानी 1/6 कर जाएगा। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है शून्य। याद रखिएगा, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है? शून्य होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/80वां भाग होता है। 81वां भाग होता है। यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/81वां भाग होता है। अगला टॉपिक हम लोग का है कार्य एवं ऊर्जा। चलिए इस टॉपिक से हम लोग करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। याद रखिएगा, कार्य किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य में होता है केवल परिणाम, दिशा नहीं होता है। यानी कि कार्य में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य क्या? एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्घ होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना? 7⁻7 अर्घ होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। उसका विस्थापन क्या हो? शून्य हो। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित होती है। वस्तु क्या होती है? विस्थापित होती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य करने
की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। याद रखिएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 ग्राम वर्षा से उत्पन्न कार्य ऊर्जा क्या होता है? 9 किलो कैलोरी होता है। 9 किलो कैलोरी। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। तनी हुई स्प्रिंग में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर गए संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में कौन सा ऊर्जा होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है? गतिज एवं स्थितिज दोनों होती है। याद रखिएगा, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति का ऊर्जा कैसी होती है? स्थितिज और गतिज दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। याद रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। याद रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान को जब दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगुनी ही रहेगा, कम बेसी नहीं होगा। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता है मैकेनिक एनर्जी होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेंज का नियम निर्माण है किसके? ऊर्जा संरक्षण के नियम का, यानी कि लेंज का नियम परिणाम किसका है? तो ऊर्जा परिणाम किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। अब शक्ति, वाट। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 × 6 × 10⁻6 जूल होता है। 3 × 6 × 10⁻6 जूल होता है। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो मेगावाट में। किसमें? तो मेगावाट में। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। 1000 किलोवाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना? 746 वाट। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति HP होती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण। अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण चलिए हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचता है क्या कहलाता है? तो गुरुत्वीय बल कहलाता है। गुरुत्व बल कहलाता है। याद रखिए, गुरुत्व बल किसे कहेंगे? बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जी कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर होता है। किस पर? ध्रुव पर। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। किस पर? विषुवत रेखा पर। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर। याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता किस पर? द्रव्यमान और आकार पर। द्रव्यमान आकार पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा आप लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह से जब भी ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय मान क्या होगा? घट जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? न्यूटन से आधारित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है समान। क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। जब लिफ्ट क्या होती है? ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। जब लिफ्ट क्या जाती है? नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। क्या कहलाता है? भारहीनता। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की बाद में। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ियों की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं। क्या करता है? वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कृत्रिम उपग्रह। क्या है? कृत्रिम उपग्रह एवं प्लायन वेग। याद रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह एवं प्लायन वेग हम लोग आज मेरा टॉपिक है। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाता है? उपग्रह। याद रखिएगा, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? तो उपग्रह कहलाता है। याद रखिएगा, ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। याद रखिएगा, ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर साहब ने किया था। अगला, भू अस्थिर उपग्रह स्थित होता है पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना हजार? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, भू अस्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 आवर होता है। याद रखिएगा, भू अस्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितने देर का होता है? तो 24 घंटा का होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भू अस्थिर कक्षाओं में। किसमें? भू अस्थिर कक्षाओं में। भू अस्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्यक्ष वस्तु का भार होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है तो उसके द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर नहीं करता? उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। याद रखिएगा, उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है किस पर? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेल से। किससे होता है? सौर सेल से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। क्या कहलाता है? प्लायन वेग। उसे क्या कहें? प्लायन वेग। जब भी देखिए, वह न्यूनतम वेग क्या था? वह कम से कम वेग, कम से कम वेलोसिटी से जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, तो वही को हम प्लायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम प्लायन वेग कहता है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना है? तो याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य के लिए प्लायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य के लिए प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा के लिए प्लायन वेग कहे तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और प्लायन वेग कक्षीय वेग का कितना होता है? √2 गुना होता है। याद रखिएगा, प्लायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। √2 गुना होता है। अब हम लोग दाब पढ़ेंगे, प्रेशर। अब हम प्रेशर, दाब पढ़ते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बिल्कुल सबको परिभाषा याद होगा। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब यानी कि प्रेशर कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक कोई पूछे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की बीमा होती है ml इनवर्स टी स्क्वायर। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। किस पर? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या लगता है? अधिक लगता है। और क्षेत्रफल ज्यादा होने पर दाब कम लगता है। बिल्कुल सही बात है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दाबने पर
आपस में वो चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए वो आपस में बर्फ क्या होता है, चिपक जाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट वो है द्रवों का क्वथनांक दाब के बढ़ने पर बढ़ता है। याद रखिएगा, द्रवों का क्वथनांक दाब के बढ़ने पर बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। दाब बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतनी का उतना ही स्थिर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है मेरा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब है पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी कि पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। याद रखिएगा। समुद्र तल पर औसतन वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी होता है। याद रखिएगा, समुद्र तल पर औसतन दाब कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार में होता है। किसमें होता है? बार में। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि उस पर वायुदाब कम हो जाती है। उस पर वायुदाब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम हो जाता है। क्योंकि ऊपर वायुदाब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। याद रखिएगा। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने की। आंधी तूफान आने की यानी कि बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने की। क्या है? वर्षा देने की। याद रखिएगा, बैरोमीटर की पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने की। अचानक गिरना आंधी तूफान का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है मौसम साफ रहने का। ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने का, और अचानक गिरे तो आंधी तूफान। याद रखिएगा। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता, और अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। याद रखिए, ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता क्या होता है? उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता नेक्स्ट टॉपिक है। इससे द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। अगला पॉइंट है, जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या पलवन का सिद्धांत है आर्किमिडीज ने दिया। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। पलवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर दर्ब विस्थापित करती है। क्या करती है? दर्ब विस्थापित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व या द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। याद करिएगा, यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। उस द्रव में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी। अगला टॉपिक है मेरा। इस टॉपिक से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान क्या कहलाता है? डेंसिटी, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंसिटी और घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। घनत्व का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर क्यू होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू होता है। घनत्व की बीमा होता है MLT इनवर्स 3। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? जल का घनत्व बढ़ता है। जल का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा। समुद्री जल में तैरना आसान है। चलिए, समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वहाँ तैरना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। चलिए अगला हम लोग ने सोचा, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः
2.52 और अपवर्तनांक है तो 2.417 होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है 3.52 और अपवर्तनांक कितना होता है 2.417 होता है। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। पानी से भरे गिलास में, अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघलने पर पानी तल का क्या रहेगा, पानी तल अपरिवर्तित रहेगा, न पानी में कोई बढ़ाव और नहीं कोई घटाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है इसलिए उस पर तैरता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर उसका डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है दूध का। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी वस्तु की मात्रा बदल देंगे तब उसका अपरिवर्तित क्या रहेगा, तो डेंसिटी घनत्व अपरिवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है इसलिए उसमें डूब जाता है। अगला, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है इसलिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं। याद रखिएगा। पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होता है, घट जाता है, यानी कि जब भी बर्फ को पिघालेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा। जमने पर पानी का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। जमने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जमेगा पानी तो घट जाएगा, जमने पर क्या होगा, घट जाएगा आयतन। ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है इसलिए पाइप फट जाती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना है, 14.4 है। याद रखिएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना है तो 14.4 है। अगला टॉपिक है मेरा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। देखिए अगला, इसको क्लियर करते हैं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं। अगला, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, अणुओं के बीच सहसंजक बल। अणुओं के बीच क्या है, सहसंजक बल है। अणुओं के बीच क्या है, सहसंजक बल है। अणुओं के बीच क्या है, सहसंजक बल है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति क्या होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ का पृष्ठीय तनाव निर्भर करता है क्या, द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। एक क्वेश्चन छूट गया। चलिए अगला, पृष्ठ तनाव की बीमा कितना होता है, याद रखिएगा, T−2 होता है। याद रखिएगा। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ का तनाव क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ का तनाव क्या होता है, घट जाता है। फास्ट रिवीजन है इसलिए हम फास्ट करते हैं। 1 घंटा में हम कोशिश करेंगे ये 10 पेजेस को कंप्लीट कर लेना ताकि आपका फिजिक्स से यानी कि भौतिक साइंस से एक भी क्वेश्चन ये सब एग्जाम 1 डे लेवल के एग्जाम में न छूटे। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं दोस्तों। द्रव में घुलनशील अशुद्धियाँ या नमक विलोम पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, अपमार्जक यानी कि साबुन, डिजर्टेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा। अपमार्जक यानी कि साबुन, डिजर्टेंट मिलाने से जल का तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। देखिएगा, साबुन से फिर करिएगा तो समझाने के लिए वक्त नहीं है। याद रखिएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद क्या होता है, गोलाकार होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश से बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखिएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्या होता है, चिपक जाते हैं। किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के ही कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है पृष्ठ तनाव कम होने से। पृष्ठ तनाव जैसे कम होगा तो सारा मच्छर क्या होगा, डेथ हो जाएगा। डेथ होने से उनके लार्वा जल में डूब कर मर जाते हैं। इसलिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तेल गिरा देता है तो समुद्र का लहर क्या होता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा। ये पॉइंट बहुत भी आया था। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है इसलिए वह क्या होता है, फैल जाता है। चलिए अगला टॉपिक है सहसंजक एवं असंजक बल। सहसंजक बल एवं असंजक बल
पढ़ देंगे। पहला पॉइंट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बल कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बल कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? असंयोजक बल होता है। यानी अलग अलग दो भिन्न पदार्थ, क्या बोला? दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के माध्यम से लगने वाला आकर्षण बल क्या कहते हैं? असंयोजक बल। एक ही जैसा पदार्थ होगा और ऊपर लगने वाले बल को सहसंयोजक बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। कैसा? द्रव के अणुओं के बीच सहसंयोजक बल के कारण। यानी कि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच सहसंयोजक बल के कारण, सहसंयोजक बल के कारण। जल किसी वस्तु को भिगोता है असंयोजक बल के कारण, असंयोजक बल के कारण भिगोता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आता है। क्या आता है? अक्षर उभर आता है असंयोजक बल के कारण। किसके कारण? असंयोजक बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है, यानी कि क्या होता है? जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। ऊपर की ओर क्या करेगा? उठ जाएगा। ऊपर की ओर क्या कर जाएगा? उठ जाएगा। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, केशिक तव। केशिक तव क्या होता है? एक टॉपिक है अगला। खगोलीय नली या जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाती है? तो केशिक नली कहलाती है। केश नली कहलाती है। क्या कहलाती है? केश नली कहलाती है। अगला, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना क्या कहलाती है? तो केशिक तत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? केशिक तत्व कहलाती है। याद रखिएगा, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? सबको पता होगा, केशिक तत्व के कारण। किसके कारण? केशिक तत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोखा लेता है। क्या लेता है? सोख लेता है केशिक तत्व के कारण। किसके कारण? केशिक तत्व के कारण सोख लेगा जल्दी। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिक क्रिया के कारण करता है। पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या था? केशिक तत्व है। क्या है? केशिक तत्व है। क्या है? तो केशिक तत्व है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा श्यानता। श्यानता, श्यानता। चलिए पॉइंट है श्यानता, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। श्यानता गुण है केवल द्रव तथा गैसों का, केवल द्रव और गैसों का है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता कम होती है। क्या होती है? द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होती है? कम होती है। याद रखिएगा, एक आदर्श तरल की श्यानता कितना होती है? 0 होती है। याद रखिएगा, एक आदर्श चलिए हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग करेंगे वीडियो। थैंक यू आप लोगों का।